हाय एवरीवन, तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं जून मंथ की। तो हम लोगों ने इसका एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ बच्चों को सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना वो इंटरनेशनल रिलेशंस की ही होती है कि इसको कैसे कवर किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपका करंट ओरिएंटेड है। जिस भी कंट्री के साथ कुछ ऐसा करंट में बना होता है उसी से रिलेटेड आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको कवर करने का सबसे बेस्ट वे तो है कि आप करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहो। जैसे ये मंथली मैगजीन आप कवर कर रहे हो, बेस्ट थिंग है मंथली मैगजीन के साथ कॉपअप करो, एकदम हर मंथ का अप टू डेटेड रहो। दूसरी चीज़ ये है कि विजन आईएएस रिलीज़ करता है मेंस 365। तो अगर आप करंट अफेयर्स प्लस मेंस 365 अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका ये आईआर वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज। ठीक है, डोंट वरी, मैं करा दूंगी मेंस 365 जब भी विजन आईएएस रिलीज़ करेगा तब। बट अभी फिलहाल करंट अफेयर जो है वो कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इसमें वो है इंडिया एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट टाइम आपका 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था मेंस में। तो इस बार क्योंकि ये न्यूज़ में तो चांसेस हैं कि इस बार भी आ सकता है। ठीक है, बट इसको करने से पहले एक बॉडी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्री के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एससीओ की अगर बात करें तो इससे पहले एक ग्रुप एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम था शंघाई 5। 1996 में इसको बनाया था चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर। ठीक है, फिर 2001 आया, 2001 में उज़्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। फिर इसका नाम शंघाई 5 से चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ठीक है, नाउ 1996 में जब ये बना था ना, इसके 2 ही मेजर एम थे, 2 ही मेजर फोकस था इसका। पहला था बॉर्डर सिक्योरिटी, तो जो भी ये 5 कंट्रीज इसकी मेंबर थी उस टाइम में, उनके आपस में बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको सॉल्व करना। दूसरा रीजनल कोऑपरेशन, आपस के रीजन में एक शांति बनी रहे, आपस में कोऑपरेट होकर काम करें। तो ये 2 इसके मेन एम थे। ठीक है, फिर बाद में जब इसका 2001 में जब उज़्बेकिस्तान ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया ना, तब इसका जो फोकस था ना वो भी बढ़ गया। ठीक है, नाम तो बढ़ा ही बढ़ा एससीओ, उसके साथ साथ फोकस भी बढ़ गया इसका। तो पहले जैसे सिर्फ सिक्योरिटी था या रीजनल कोऑपरेशन था, अब इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ गया, एनर्जी पार्टनरशिप आ गए, कल्चरल एक्सचेंज आ गए। तो बेसिकली आपस में इनका जो फोकस था वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। समझ में आ गया। फिर इसके ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े, गुड नेबर लाइननेस हो बिटवीन मेंबर स्टेट, साथ ही टू जॉइंटली इंश्योर एंड मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो आपस में पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, साथ ही एक न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करके चलें। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके मेंबर्स की। तो देखो पहले 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक होता है ऑब्जर्वर स्टेट और एक होता है डायलॉग पार्टनर्स। तो इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स वो हैं, वो कंट्रीज जो इसके मेंबर नहीं है फुल टाइम, लेकिन वो इनके काम, इनकी मीटिंग्स जो होती हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। वोटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एससीओ का फुल टाइम मेंबर हमें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। समझ में आ गया। तो आज की डेट में इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर्स वो कंट्रीज होती हैं जो मेंबर तो नहीं है लेकिन इनके साथ ट्रेड करती हैं या कुछ लिमिटेड बिजनेस करती हैं एक तरीके से, तो वो इसके डायलॉग पार्टनर्स हो गए। ठीक है, तो आज की डेट में इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं ये आपके प्री में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 6 नाम। ठीक है, इंडिया भी पहले इसका ऑब्जर्वर स्टेट ही था, तो इंडिया ने इसको एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया था 2005 में। फिर 2017 में इंडिया ने इसकी फुल टाइम मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली और 2017 में ही पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट की। तो इंडिया और पाकिस्तान सेम ही ईयर में इसके फुल टाइम मेंबर बने थे, ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी ये 10 मेंबर्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी ये चीज़ पूछता ही पूछता है। फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो पहले है टॉप पे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, जो मेन एपेक्स बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, सारे डिसीजन से ही लेते हैं। फिर है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड हाइएस्ट काउंसिल है। फिर है 2 स्टैंडिंग बॉडीज, द सेक्रेटेरिएट इन बीजिंग चाइना एंड द रैट्स इन ताशकेंट उज़्बेकिस्तान। ठीक है, ये 4 सारी चीज़ें ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है रशियन और दूसरी है चाइनीज़। ये दोनों यहाँ ध्यान रखना ये चीज़। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, इसको एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया। मतलब कि अब एससीओ के जो मेंबर्स हैं, एससीओ जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते
सकते हैं, अगेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट सुन सकते हैं, देख सकते हैं क्या हालचाल क्या चल रहा है, उनको इसका मेंबर फुल टाइम बनना है नहीं बनना है, इसलिए। समझ में आ गया? तो ये था पूरा SCO की कहानी। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि नीचे आओ देखो, प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और क्योंकि ये इस बार न्यूज़ में है तो इस बार भी पूछा जा सकता है। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन विच इंडिया वॉज इंडक्टेड एज अ फुल मेंबर वॉज हेल्ड एट। अब इंडिया को किस समिट के दौरान फुल टाइम मेंबर बनाया गया था, ये 4 ऑप्शंस हैं और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम रहा होगा ये न्यूज़ में, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर होगा डी। तो इस समिट में इंडिया जो है फुल टाइम मेंबर बन गया था इसका SCO का। फिर आ जाओ, ये अगेन 2022 का क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। तो इंडिया इन तीनों में से किसका मेंबर है? तो तीनों का ही मेंबर है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको SCO के बारे में पता ही नहीं होता तो फिर आप कैसे इसको अटेम्प्ट करते, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ SEO। ये भी 2022 का है। देखो 22 में SCO से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछ लिए UPSC ने, तो ये टेंडेंसी है UPSC की। तो ये नाम है, अब आप लोग बताना मुझे इनमें से कितने मेंबर्स SCO के नहीं हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ SCO इन 2017। एब्सोल्युटली करेक्ट, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। शंघाई 5 कंसिस्टेड ऑफ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये भी एकदम ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस जो है ये ठीक है, सी। फिर इसके बाद लास्ट है ये, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: इंडिया, मंगोलिया, रशिया, किर्गिस्तान एंड रोमानिया। हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज गिवन आर फुल टाइम मेंबर्स ऑफ SCO। तो इनमें से कितनी फुल टाइम मेंबर्स हैं ये आपको बताना है। तो ये भी अगेन आपका 2022 का क्वेश्चन है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थे, किसी स्टेट में आए थे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए क्योंकि उतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो SCO से रिलेटेड जो भी पूछा जा सकता है मैंने वो सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, स्पेशली इसका हेडक्वार्टर, इसके मेंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ज़्यादातर है जो पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर आ जाओ टॉपिक पे। तो अब ये SCO काम कैसे करता है? यूजुअली कोई भी जो बॉडी होती है ना, वो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे करती है स्टार्ट। जैसे 10 मेंबर है, कोई एक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लाए, कोई मान लो कोई अग्रीमेंट लाए। अब ये देखा जा रहा है कि ये अग्रीमेंट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या करना चाहिए। तो जो मेजॉरिटी होती है उस अग्रीमेंट के फेवर में, अगर मेजॉरिटी है येस, तब तो उस अग्रीमेंट को कंसीडर किया जाता है, और अगर मेजॉरिटी नहीं है तो कंसीडर नहीं किया जाता। यूजुअली किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से काम होता है, बट SCO में ऐसे काम नहीं होता है। SCO में क्या होता है, कोई अग्रीमेंट आया, 10 मेंबर्स हैं, तो 10 के 10 मेंबर जब तक अग्री नहीं करेंगे उस अग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी एक को भी कोई भी 1% भी अगर आपत्ति है तो वो मीटिंग वहीं, वो अग्रीमेंट वहीं रद्द हो जाएगा, वो अग्रीमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंडिया ने क्या किया, अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की, आपकी चिंगडाओ चाइना में। ये नाम ये ध्यान रखना है एकदम, ये ऐसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, उसको उस पर साइन करने से, उसको एक्सेप्ट करने से एक तरीके से इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, और इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है? अब इंडिया ने जो रिफ्यूज़ कर दिया, तो SCO का चार्टर का मतलब हो गया SCO के जो रूल्स हैं, वो रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई अग्रीमेंट है उसमें किसी एक कंट्री को भी कोई आपत्ति है तो उस अग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी को भी ज़रा सा भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो जो है अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया के रिफ्यूज़ल की वजह से उस एग्रीमेंट को वहीं रद्द कर दिया गया है, और इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया ने SCO स्टेटस कब ग्रांट किया था, 2005 में SCO ऑब्जर्वर स्टेटस, फिर 2017 में फुल टाइम मेंबर इंडिया SCO का बन गया, ठीक है? अब इंडिया ने ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन था इसको साइन करने से क्यों मना कर दिया, तो 2 रीज़न है। पहला है आपका डबल स्टैंडर्ड्स फॉर टेररिज्म। तो ये जो अग्रीमेंट था ना, इस पर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रखी थी, ठीक है? तो इसमें इन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में जो अटैक्स हुए, जो भी कुछ हुआ, उसका जिक्र था कि टेररिज्म बढ़ रहा है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ये चीज़ें हुई। लेकिन इंडिया के पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ नहीं थी मेंशन, ठीक है? तो ये इंडिया ने इस चीज़ को डबल स्टैंडर्ड बोला कि किसी एक कंट्री के बारे में तो आप बोल रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्री के साथ जो हुआ है वो आपने मेंशन नहीं कर रखा है, इस वजह से हम ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे, ठीक है? फिर है नॉन नेगोशिएबल कोर प्रिंसिपल्स। तो इंडिया ना हर मल्टीलेटरल फोरम में क्लियर स्टैंड रखता है कि वो चाहता है कि पीस और टेररिज्म, ये दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, और इंडिया के लिए पीस जो है वो बहुत ज़्यादा कोर
कोर प्रिंसिपल है हमारा। तो जहाँ भी टेररिज्म है इंडिया वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर किसी डिक्लेरेशन में टेररिज्म के खिलाफ सही स्टांस नहीं लिया गया है, वो स्टांस पार्शियल है, तो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो SCO हो या कोई और बड़ी ग्रुपिंग क्यों ना हो। तो क्योंकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड दिखाए गए और इंडिया अपने कोर प्रिंसिपल से पीछे नहीं हट सकता है, इस वजह से इंडिया ने ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं किया, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका इंडिया स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज विद इन SCO फ्रेमवर्क, यानी कि ये जो SCO प्लेटफॉर्म है ना, इसका यूज़ करके इंडिया अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकाल सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो SCO का मेंबर बनने से इंडिया को मिल सकती हैं, जैसे कि एंगेजिंग सेंट्रल एशिया जियोपॉलिटिकल आउटरीच। तो सेंट्रल एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान हो गया और तजाकिस्तान हो गया, इनके साथ हम लोग रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हैं SCO फोरम की वजह से। तो SCO आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशंस को बढ़ा सकती है, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एक इम्प्लीमेंट कर रखी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, SCO का जो फोरम है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो आपका 2012 में लॉन्च किया गया था। और इस पॉलिसी का एम क्या था? इसका एम वही था, ट्रेड, एनर्जी, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज को सेंट्रल एशिया के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो बेसिकली SCO का फोरम इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉपरेशन। तो SCO के अंदर ना आपकी एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, जिसने 2022 में वर्ल्ड का आपका 43% यूरेनियम जो है वो सप्लाई किया था। अब यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक तरीके का मिनरल होता है आपका। जितने भी हम ये न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी वेपन्स बनाते हैं ना, मिसाइल हो गया, ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनमें इस मिनरल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो SCO के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग कजाकिस्तान से अपनी दोस्ती थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जिससे कजाकिस्तान हमको यूरेनियम जो है वो सप्लाई कर सकता है फ्यूचर में। समझ में आ गया? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। समझ में आ गया? और इसके अलावा जैसे ऑयल हो गए, गैस हो गए, ट्रेड हो गए, इन सब कॉपरेशन के भी चांसेस जो है SCO के थ्रू बढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि हम SCO फोरम में इन कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? प्रमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी। तो इंडिया अपने रीजनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहता है और SCO इसमें जो है वो हेल्प करता है। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें क्या है? ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जो आपका इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया वगैरह को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो SCO फोरम जो है ना, वो इस तरीके की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगेजिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो आपको पता है पाकिस्तान के साथ हमारे टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, चाइना के साथ भी हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत होते ही रहते हैं। तो SCO का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हम लोगों को एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, क्योंकि वैसे हम लोग शायद पाकिस्तान के साथ कभी कोई कोऑर्डिनेशन ना रखें, चाइना के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ना रखें, बट SCO प्लेटफॉर्म में हमें एक तरीके का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा? इससे ना इंडिया जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना के साथ एंगेज कर सकता है, साथ ही जो टेंशन्स हैं हमारे बीच उनको हम लोग रिजॉल्व करने की जो बातें हैं वो इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है व्हाट आर इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग SCO। डिस्पाइट इंडिया फुल टाइम मेंबर है, फिर भी इंडिया को कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं SCO से रिलेटेड। क्या है वो? तो सबसे पहला तो है चाइनाज मल्टीलेटरल पावर प्ले। तो बेसिकली चाइना जो है ना, चाइना चाहता है कि SCO जो है उसके कंट्रोल में हो और उसका जो अपना प्रोजेक्ट है BRI, आपको पता होगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के थ्रू ना जो चाइना है वो चाइना पाकिस्तान प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, जो आपके इंडिया के कश्मीर से होकर गुजरता है वो प्रोजेक्ट, और उसका अपोज इंडिया करता है। बट चाइना बीइंग चाइना सुनता नहीं है। तो अगर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ना बढ़ गया ना, तो इंडिया के इश्यूज़ को इग्नोर किया जा सकता है, ऐसा हमें फील हो रहा है। तो ये एक कंसर्न है SCO के रिगार्डिंग। दूसरा है आपका एक्सपेंशन डिलेमा। तो पहले ना जो SCO है ना, उसमें आपके सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज़ थे, तो SCO का फोकस सेंट्रल एशिया पे था, ठीक है। लेकिन अब जब से बेलारूस ने इस को ज्वाइन किया है, तो तब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि मेंबर्स जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और किसी भी रीजन से कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको, ठीक है। तो जब मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कॉमन
कॉमन गोल्स हमारे वीक हो जाते हैं और इंडिया का सेंट्रल एशिया जो फोकस है ना, वो फोकस जो है वो हो सकता है कम हो जाए इन टाइम फ्यूचर में। फिर इसके बाद है SCO इफेक्टिवनेस। SCO की मीटिंग्स में बातें होती हैं, स्टेटमेंट्स निकलते हैं, लेकिन काम जो है ना ग्राउंड पे नहीं होता है और इस वजह से SCO भी एक ऐसा ग्रुप बन गया है, इसकी तरह इसको देखा जा रहा है, जहाँ बस बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। फिर देन है आपका परसीव्ड एंटी वेस्टर्न ग्रुप। तो जैसे इसके मेंबर्स है रशिया, चाइना और ईरान, इनकी वेस्ट से बनती नहीं है, USA, यूरोप वगैरह से इनका टेंशन रहता है उनसे, ठीक है। तो इस वजह से SCO को ना लोग एक ऐसे ग्रुप की तरह देखते हैं जो वेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि उसके USA और यूरोप के साथ भी अच्छे रिलेशंस बने रहें, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो किसी एंटी वेस्ट ग्रुप का पार्ट लगे, ठीक है। इसके बाद तो ये आपके कुछ कंसर्न्स थे इंडिया के SCO के रिगार्डिंग। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया को SCO के बारे में दिक्कत किस लिए है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि एक तो चाइना का ज़्यादा कंट्रोल है, लेना चाह रहा है चाइना ज़्यादा कंट्रोल, ग्रुप का फोकस वीक हो गया है, सिर्फ बातें हो रही है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है और इस ग्रुप की जो इमेज है ना वो ऐसे देखी जा रही है एंटी वेस्ट ग्रुप की तरह, ठीक है। तो ये कुछ टेंशंस हैं। इसके बाद है हमारा हाउ इंडिया बैलेंसेस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी विथ मल्टीलेटरल एंगेजमेंट इन द SCO। तो बेसिकली इंडिया कैसे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को बैलेंस करता है SCO के अंदर। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है जैसे इंडिया किसी भी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके प्रेशर में नहीं आता, चाहे वो चाइना हो या USA हो, इंडिया अपना डिसीजन खुद लेता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इंडिया कैसे कर पाता है? तो पहला तो है प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रैटेजिक नेशनल इंटरेस्ट ओवर चाइना इंटरेस्ट। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखता है, चाइना के इंटरेस्ट को नहीं। तो जो हमारा SCO 2023 का समिट हुआ था ना, इस समिट में कुछ तो आया था अपना अग्रीमेंट, उसमें ना चाइना के BRI इनिशिएटिव के बारे में भी बताया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इस इनिशिएटिव वाले पैराग्राफ में इंडिया ने साइन नहीं किया था, तो जो कि ये दिखाता है कि इंडिया चाइना से या पाकिस्तान से किसी भी और कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी काम जो है वो नहीं करता है। समझ में आ गया? हम SCO का पार्ट हैं लेकिन चाइना के एजेंडा को ब्लाइंडली फॉलो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन विद प्रिंसिपल। तो SCO का जो है आपका ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, तो इंडिया जो है रैट्स जैसे SCO के प्लेटफॉर्म का एक्टिवली पार्ट बनता है क्योंकि टेररिज्म इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इंडिया हर चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आ गया? तीसरा है प्रमोटिंग डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। तो इंडिया चाहता है कि SCO जो है ना सिर्फ आपका पॉलिटिक्स या मिलिट्री ग्रुप ना लगे बल्कि एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्रुप बने, ऐसा लगे कि ये जो ग्रुप है ना ये किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इंडिया ने आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इनोवेशंस हो गए, इनका जो आइडिया है ना वो SCO के सब ग्रुप्स में रखा भी है कई बार, ठीक है, जिससे जो SCO की इमेज है ना वो थोड़ी सॉफ्ट बने और जो एंटी वेस्टर्न इमेज बनती जा रही है वो इमेज ना लगे, ठीक है। देन लेवरेजिंग क्लोज रिलेशनशिप विद रशिया। तो आपका इंडिया और रशिया के बीच ट्रेडिशनल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो SCO के अंदर भी इंडिया रशिया मिलकर काफ़ी आइटम्स पर कॉपरेशन करते हैं जिसे इंडिया अपने फेवर में यूज़ करता है। समझ में आ गया? तो इंडिया का जो स्मार्ट मूव है कि रशिया के सपोर्ट से चाइना के डोमिनेशन को थोड़ा सा बैलेंस करना, ठीक है। तो ये देखा जाता है, तो ये इस तरीके से इंडिया अपना अप्रोच रखता है। देन लास्टली हम लोग ये देख चुके हैं, इसके बाद है रोल ऑफ SCO इन रीशेपिंग ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर। मतलब SCO का रोल दुनिया के नए मल्टीलेटरल सिस्टम्स को रीशेप करने में क्या है, किस तरीके से करता है SCO। पहला है SCO's ग्लोबल पिवट। तो SCO जो है ना, SCO के मेंबर कंट्रीज़ यूरेशिया के 80% एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। इन कंट्रीज़ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो दुनिया की कम से कम 42 पॉपुलेशन के आसपास है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका ग्लोबल डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर है आपका राइजिंग इकोनॉमिक क्लाउड। तो आप SCO मेंबर कंट्रीज़ मिलके जो ग्लोबल GDP का 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ आपका पॉलिटिकल या सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है बल्कि इकोनॉमिक पावर हाउस भी ये बनता जा रहा है, ठीक है। फिर SCO's चैलेंजिंग वेस्टर्न डोमिनेशन। तो पहले दुनिया के मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए, IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए एक्सेट्रा, तो ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंट्रोल में थी, ठीक है। अब SCO एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ग्रुप बन रहा है जो वेस्ट के डोमिनेशन को चैलेंज करता है, जिसमें आपका रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, तो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर आपका फिलिंग द सिक्योरिटी वॉइड।
तो बेसिकली जब यूएस और नाटो फोर्सेस ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ा तो सिक्योरिटी जो है वो वैक्यूम बन गया वहाँ का, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एससीओ ने रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक्टिव रोल लिया। एक्चुअली में 2005 में एससीओ ने अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया था जिसका एम था काबुल के साथ कॉपरेशन और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो मतलब कि एससीओ रीजनल लेवल पे सिक्योरिटी और पीस बिल्डिंग का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपके रोल्स थे। इसके बाद आ जाओ कंक्लूजन क्या हुआ इसका। तो इंडिया ना कंसीडर करता है एससीओ को एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो कि हमारे टाइज को सेंट्रल एशिया से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ करता है हमारे। तो इंडिया ना एससीओ को एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह देखता है जो कि हमारे टाइज सेंट्रल एशिया के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, एनहांस करता है रीजनल कॉपरेशन को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे चाइना का बढ़ता हुआ डोमिनेशन हो गया या ये जो एक दो चीज़ें हैं टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड ही, वहाँ पे इंडिया को अपना अप्रोच सही रखना पड़ेगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके काम आगे बढ़ाना होगा। क्लियर है ये चीज़, अपनी वैल्यूज़ को विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो ये था इसका कंक्लूजन। अब यहाँ आपने पूरा पढ़ लिया इंडिया और एससीओ के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो ये आपका मेंस 2021 में आया था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। तो अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो और साथ ही इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो उसको प्रिपेयर कर लो, तो आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आपका किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। इधर देखो, तो ये क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज रीसेंट रिफ्यूजल टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन एट द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स प्रिंसिपल स्टैंड इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग रोल एंड चैलेंजेस विद इन द एससीओ फ्रेमवर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जैसे इंडिया ने हाल ही में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, तो ये बताता है कि इंडिया अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे मल्टीलेटरल ग्रुप्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिया का रोल कैसे बदला है और उसको क्या चैलेंजेस हैं जिसका सामना करना पड़ता है, ये पूरा हमको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे चीज़ थी ना, मैंने उसी को पूरा डिफाइन किया है। पहले मैंने बताया जो ये पूरा स्टेटमेंट देखो, इंडियाज रीसेंट रिफ्यूजल टू साइन जॉइंट डिक्लेरेशन एट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये तो आपको पूरा इसने फैक्ट दे दिया कि ऐसा हुआ है। तो मैंने पहले इसी को इंट्रोडक्शन में इसी लाइन को मैंने डिफाइन किया है कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से जॉइंट डिक्लेरेशन को एज इट सिलेक्टिवली मेंशन टेररिज्म इन बलूचिस्तान। मैंने रीज़न बता दिया जिससे एग्जामिनर को ये पता लगे कि मैं इस टॉपिक के बारे में अवेयर हूँ, मुझे पता है कि ऐसा हुआ है, समझ में आ गया। साथ ही और इग्नोर कर दिया पहलगाम का अटैक इस वजह से। साथ ही दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कंसिस्टेंट स्टैंड दैट टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स मस्ट बी कंडेम्ड विदाउट डबल स्टैंडर्ड्स। तो मैंने जो आपको ऊपर दो पॉइंट्स बताए थे, एक तो कोर प्रिंसिपल वाला पॉइंट अगर आपको याद हो कि इंडिया का कोर प्रिंसिपल क्या है, ये रहा नॉन नेगोशिएबल कोर प्रिंसिपल, कि हम लोग टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, पीस और टेररिज्म एक ही लाइन में नहीं रह सकते हैं, राइट। तो इंडिया ने जो इंडिया का कोर प्रिंसिपल है उसी पे काम किया है और इस चीज़ को साइन नहीं किया है इसी वजह से, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये दिखाता है कि इंडिया टेररिज्म के मुद्दे पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे वो किसी भी मल्टीलेटरल ग्रुप का पार्ट क्यों ना हो, समझ में आ गया। फिर अब इस क्वेश्चन ने फिर आपसे क्या पूछा है, फिर इसने पूछा है कि बताओ, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, क्रिटिकली एनालाइज करो इंडियाज इवॉल्विंग रोल। अब इंडिया का रोल किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम और साथ ही हमने क्या चैलेंजेस हैं जिसका सामना हमने किया है, ये हमको डिफाइन करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी, इंडियाज ग्रोइंग रोल इन एससीओ। एससीओ में इंडिया का रोल कैसे बढ़ा है, पहले तो स्ट्रैटेजिक आउटरीच। तो हमें पता है एससीओ की हेल्प से हम लोग सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उससे अपना कनेक्ट बना पा रहे हैं और हमारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, समझ में आ गया। दूसरा क्या है, काउंटर टेररिज्म। तो एंटी टेरर कॉपरेशन कर रहे हैं, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि आपका ये है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में। तो इससे क्या होता है, ये दिखाता है कि इंडिया टेररिस्ट के अगेंस्ट है हमेशा से। दूसरा आपका डायलॉग प्लेटफॉर्म, तो चाइना और पाकिस्तान के साथ लिमिटेड एंगेजमेंट का एक डिप्लोमेटिक चैनल मिलता है हमको एससीओ में। फिर है सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स। तो इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया था, मेडिसिन रिलेटेड हो गए, इनोवेशन हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इन जैसे सब्जेक्ट्स में लीडरशिप रोल प्ले किया
किया है, काफी सारे सब ग्रुप्स में SCO के ये प्रपोजल इंडिया ने रखा है। समझ में आ गया? तो इंडिया का रोल किस तरीके से बढ़ा है SCO में, ये हमने यहाँ पे देखा। क्लियर है ये चीज? इसके साथ साथ हमसे पूछ रहा है चैलेंजेस भी बताओ जो हमने फेस किया है इसमें। तो क्या चैलेंजेस हमने फेस किया है? सबसे पहला तो वही चाइना का जो डोमिनेशन है, चाइना अपने एजेंडा जो BRI है उसको पुश करता है, जिसे इंडिया अपोज करता है कॉन्स्टेंटली। फिर आपका लिमिटेड इफेक्टिवनेस, वीक मैकेनिज्म है, सिर्फ हम लोग बातें करते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं है। एक्सपेंशन कंसर्न, तो वही जैसे मैंने आपको बताया था बेलारूस ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो पहले SCO का एम सिर्फ सेंट्रल एशिया था, बट अब वहाँ से हट रहा है। फिर आपका परसीव्ड एंटी वेस्ट बायस, तो एंटी वेस्ट इमेज जो है SCO की बनती जा रही है। तो ये चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए थे ऑलरेडी। इसके बाद आ जाओ बैलेंसिंग एक्ट। अब इंडिया इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हुए चल रहा है? तो इंडिया हर इशू पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, मतलब किसी और कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजंस नहीं देता है, बल्कि अपने डिसीजंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके लेता है। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल मैंने इसमें दे दिया, जैसे कि हमने रिजेक्ट किया था BRI इनिशिएटिव जो था चाइना का। सिमिलरली हमने डेवलपमेंट फोकस्ड कॉपरेशन, इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया, रशिया के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया। तो बस यही है। फिर लास्ट मैंने इसको समराइज कर दिया है। इंडिया SCO को एक यूजफुल रीजनल फोरम मानता है, लेकिन उसका चाइना सेंटर्ड नेचर देखते हुए हमेशा कॉशियस रहता है। साथ ही इंडिया का फोकस है पार्टिसिपेट करना, लेकिन अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। क्लियर है ये चीज़? आई होप ये पूरा आपको समझ में आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि SCO कोई ऐसा नेग्लेक्टेड टॉपिक नहीं है जिससे UPSC नहीं पूछता है। मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया कि UPSC का ये प्री के लिए भी है ये फेवरेट टॉपिक। किसी साल आएगा तो 3-3 बार पूछ लेगा, किसी साल नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा। ठीक है? साथ ही आपका मेन्स में भी क्वेश्चन बना है, तो 100% चांसेस है कि इस बार भी बन सकता है, ये टॉपिक आ सकता है ये। ठीक है? इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस। तो रिसेंटली आपका अभी चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन तीनों ने एक मीटिंग की है। ठीक है? और इस मीटिंग को क्या कहा गया है? ट्राइलेटरल मीटिंग। यूजुअली जब भी कोई 3 कंट्रीज होती हैं, वो कोई ग्रुपिंग करती है, कोई प्रोजेक्ट साथ में करती है, तो उसको हम लोग ट्राइलेटरल मीटिंग ही बोलते हैं। ट्राइलेटरल का मतलब ही होता है 3 कंट्रीज। ठीक है? तो ट्राइलेटरल जो हुआ है आपका चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन तीनों की मीटिंग अभी हुई है रिसेंटली। ठीक है? अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, इस मीटिंग को लीड किया है चाइना ने। ठीक है? और मेन बात यह है कि एक चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम। ये जो चाइना का इनिशिएटिव है ना, इस इनिशिएटिव के थ्रू ना चाइना ये चाहता है कि साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज है ना, उनके साथ अपना कोऑपरेशन जो है बढ़ा सके। ये चाइना का एम है इस इनिशिएटिव के थ्रू। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू ये 6th टाइम है जब चाइना ने साउथ एशियन कंट्री के साथ मीटिंग की है। ठीक है? और पहली बार आपकी ये मीटिंग हुई है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। और वैसे चाइना के इनिशिएटिव के अंदर ये 6th टाइम है जब चाइना ने साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मीटिंग की है। ठीक है? यहां तक तो सब नॉर्मल था। अब साउथ एशियन जो कंट्रीज है कौन कौन सी है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान। तो ये आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चाइना ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अपना कॉपरेशन बना रहा है, लेकिन चाइना इंडिया को उसमें इंक्लूड नहीं करता है। चाइना का एम ही है कि इंडिया को, जो साउथ एशियन रीजन है ना, वहां से आइसोलेट कर देना, और इंडिया के जितने नेबर्स है ना, उनके साथ ये किसी न किसी तरीके से अपने कॉपरेशंस को बढ़ा रहा है। ठीक है? तो इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज ये है कि एक तो वो अलग कर रहा है हमें, और दूसरी चीज ये है कि हमारे आसपास के जितने भी नेबर्स है उनके साथ अपने अलाइज जो है वो सेट कर रहा है। ठीक है? अब और देखते हैं न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो इस मीटिंग के थ्रू जो ये तीनों कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपस में रीजनल कॉपरेशन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चाइना लीड कर रहा है इस चीज में। ठीक है? साथ ही चाइना का ये 2nd ट्राइलेटरल इनिशिएटिव था इंडिया के नेबरहुड के साथ। इससे पहले एक और किया था चाइना ने, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ किया था, तो वो भी इंडिया के ही नेबर्स थे। और ये 2nd टाइम है जब चाइना ने अगेन इंडिया के नेबर्स के साथ ऐसा कोई मीटिंग कंडक्ट किया है। ठीक है? अब इस मीटिंग के थ्रू ना चाइना ने क्या चाहा था, जो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मीटिंग हुई थी ना, इसके तहत चाइना ने ये चाहा था, आपने काफी बार अभी BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में समझ लिया, ये क्या है। तो ये जो इनिशिएटिव है चाइना का, इसके थ्रू चाइना क्या करता है, जो बाकी की अदर कंट्रीज है ना, उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है? वहां पे रोड हो गया, पोर्ट्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये सारी चीजें बनाता है, और इसके थ्रू उस कंट्री के साथ अपने कॉपरेशंस को बढ़ाने का ट्राई करता है। ठीक है? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट दिखा के, उनके रोड्स, पोर्ट्स, जितनी भी चीजें होती है ना, इन सब में। ठीक है?
तो ये जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ, इसके अंदर भी चाइना ने क्या किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि आपका हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ना, वहां से होता हुआ जाएगा, ये अफगानिस्तान तक स्ट्रेच होगा ये कॉरिडोर, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। इसके बाद तो ये इस मीटिंग में एक तो ये इनका पूरा तय हुआ कि ऐसा ऐसा किया जाएगा BRI इनिशिएटिव के तहत। तो इंडिया को जो मेन कंसर्निंग चीज लग रही है ना, वो यही लग रही है कि हमें इस चीज से कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना, टर्की एंड पाकिस्तान, ये जो तीनों है ना, ये आपस में कुछ कोऑर्डिनेट करके कोई काम, कुछ भी ऐसे कॉपरेशन कर रहे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। क्योंकि जब इंडिया में आपका पहलगाम अटैक हुआ था, तो इन तीनों ने इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, इस वजह से, ठीक है। साथ ही अब जो साउथ एशिया है, वहां पे ना इंडिया को एज अ लीडर देखा जाता था, इंडिया का इन्फ्लुएंस होता था। चाइना चाह रहा है कि अफगानिस्तान से शुरू होकर पूरा आपका साउथ एशिया में पूरा वो खुद का कंट्रोल बनाना चाह रहा है। इस वजह से इंडिया को आइसोलेट करके वो अपने चाइना साउथ एशिया कॉपरेशन के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत बाकी के साउथ एशियन कंट्री के साथ अपना कॉपरेशन जो है वो बढ़ा रहा है, ताकि उसका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ सके, ठीक है। इसके बाद नाउ अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना आपस में ट्राइलेटरल मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हिस्टोरिकल फैक्टर देखते हैं। तो आपको पता है चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही हमारा जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आ रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट काफी पुराना है, चाइना के साथ अक्साई चीन वाला रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया। तो इस यहाँ पे चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना कि हमारी पाकिस्तान से भी वॉर है, हमारी चाइना से भी इस चीज को लेके लड़ाई है, तो ये चीज जो है हिस्टोरिकली उन दोनों को पास लेके आती है, समझ में आया। तो दोनों ही एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, स्पेशली आपका 1962 के सिनो इंडिया वॉर के बाद, ठीक है। फिर बात करते हैं चाइनाज असर्टिव रीजनल पॉलिसी। तो चाइना साउथ एशिया में, स्पेशली आपका जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, वहां पे अपना डोमिनेंस चाइना दिखाना चाह रहा है, और इसी वजह से चाइना क्या कर रहा है, डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। क्या कर रहा है चाइना, पाकिस्तान में इसने मेजर पोर्ट बनाए हैं चाइना ने, इसके बाद मालदीव्स में चाइना ने पोर्ट बनाए, नेपाल में बनाया, श्रीलंका में बनाया, बांग्लादेश में बनाया, समझ में आया। तो इस तरीके से चाइना एक तरीके से पार्टनरशिप कर रहा है उन कंट्रीज के साथ, ताकि उसका डोमिनेंस बना रहे साउथ एशिया में, ठीक है। फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग अगेंस्ट इंडिया। तो बांग्लादेश तो इस वजह से इस ट्राइलेटरल मीटिंग का पार्ट है, क्योंकि बांग्लादेश ये चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि वो अपने टाइज को और भी कंट्रीज के साथ मजबूत बनाए, समझ में आ गया। तो इस वजह से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी। अब चाइना जो है ना आपका जल्दी और लार्ज फंड ऑफर करता है इन बाकी की कंट्रीज को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जिससे ये देखा जाता है कि ये जो मीटिंग कोई, जैसे चाइना जैसे अफगानिस्तान में उसने प्रोजेक्ट बना दिए, ठीक है। फिर कल की डेट में अगर वो अफगानिस्तान के साथ कोई मीटिंग या कुछ भी ऐसा कंडक्ट करता है, या कोई भी ऐसी चीज उससे बोलता है कि इस एग्रीमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो अफगानिस्तान मना नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद अब इस ट्राइलेटरल मीटिंग के क्या इंप्लीकेशंस है, क्या कंसर्न्स है इंडिया के लिए। तो पहला है जियो स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट। तो एक चीज ध्यान से सुनना, चाइना जैसे मैंने आपको बताया इंडियन ओशन वाले रीजन में अपना डोमिनेंस बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये वो कैसे कर सकता है, तो जो भी इंडियन ओशन के आसपास वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, चाइना क्या कर रहा है, उन कंट्रीज में भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो श्रीलंका में हैमिनटोटा पोर्ट जो है ये चाइना ने बनाया है, ठीक है। और चाइना ने इस पोर्ट को बनाया है और 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे ले लिया है, ठीक है। तो इससे वो क्या करना चाह रहा है, इनडायरेक्टली जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वहां पे अपना डोमिनेंस जो है चाइना बनाना चाह रहा है। क्लियर है ये चीज। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन वाले रीजन में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट कुछ स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब मान लो चाइना और बांग्लादेश इन दोनों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, तो हमारे ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे बॉर्डर्स पे इलीगल इमिग्रेंट्स और ऐसे एक दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जिस वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है आज तक भी, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश और चाइना के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है फ्यूचर में, तो वो टेंशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस बात का खतरा है हमें। इसके बाद है अंडरमाइनिंग इंडिया लेड रीजनल प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म्स। तो आपको पता है इंडिया जो है साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक, इनका पार्ट है, इनको सपोर्ट करता है ताकि साउथ एशिया जो है स्ट्रांग बन सके। लेकिन अगर फ्यूचर में चाइना कुछ ऐसे अपने प्लेटफॉर्म्स ले आता है जिससे वो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑफर ले आता है, कुछ भी ऐसा कर लेता है, तो ये प्लेटफॉर्म्स है ना जो इंडिया सपोर्ट करता है, ये प्लेटफॉर्म्स वीक पड़ जाएंगे और अगेन चाइना का इन्फ्लुएंस जो है उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर है डिमिनिशिंग रीजनल इन्फ्लुएंस। तो आपको पता है तिस्ता रिवर है, तिस्ता रिवर इंडिया और आपका बांग्लादेश की रिवर है। ठीक है, अब तिस्ता रिवर को लेकर ना डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश में कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस मुद्दे को हम लोग आज तक भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब अगर बांग्लादेश चाइना को इस तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट में ऐड कर लेता है तो वो इंडिया का जो रोल है वो बाईपास कर देगा, चाइना वहाँ पर अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चाइना भी ऐड हो जाएगा और चाइना अपना इन्फ्लुएंस, अपनी डोमिनेंस दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक ये भी कंसर्निंग पॉइंट है। देन है इंडिया कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स। तो आपको पता है चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना इसको एग्रेसिवली प्रमोट करता है अक्रॉस साउथ एशिया। ठीक है, तो इंडिया के खुद के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आपका BBIN हो गया, बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया इनिशिएटिव हो गया। सिमिलरली एक है आपका IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। तो इस तरीके से ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के। तो अगर साउथ एशियन कंट्रीज चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं तो इंडिया के जो ये ऑल्टरनेटिव्स ये हैं ये फेल हो जाएंगे इनिशिएटिव्स। देन इंडिया की रीजनल लीडरशिप और कनेक्टिविटी प्लानिंग जो है ये वीक हो जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में चाइना को जो प्लान है वो इंडिया को आइसोलेट करने का है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अब इस केस में इंडिया क्या स्ट्रैटेजीज है जो अडॉप्ट कर सकता है? तो सबसे पहले तो काउंटर बैलेंस थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं हमारी जैसी हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाह रही हैं, हमें उनके साथ पार्टनरशिप बनानी चाहिए। और जैसे एक क्वाड है, क्वाड में कौन कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है एंड USA है। ऐसे ही हमें और भी ज़्यादा ग्रुपिंग्स बनानी चाहिए, स्पेशली उन कंट्रीज़ के साथ जो खुद चाइना के इस इन्फ्लुएंस को कम करना चाह रहे हैं, जैसे US हो गया, आपका जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये भी यही चाह रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो इंडियन ओशन पे, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें उनके साथ पार्टनरशिप बनाना चाहिए। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनानी चाहिए जो कि आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यही सेटअप करे, MEA जो है यही आपका सेटअप करके दे। और ये जो पूरी टीम होगी ये आपकी हैंडल करेगी रोड, रेल, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना उसको, तो डेडिकेटेड टीम बना के ये हमें हैंडल करना चाहिए। दूसरा है डेवलपमेंट फंड। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ना रीजनल डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि स्पेशली आपका कनेक्टिविटी, रोड, ब्रिजेस, इंटरनेट, पोर्ट वगैरह हो गया, एनर्जी एंड ट्रेड हो गया, इनके लिए होगा। ये फंड सिर्फ और सिर्फ आपका इन्हीं पे यूज़ होगा और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा एक डेडिकेटेड फंड हमें बनाना चाहिए। ठीक है, फिर है बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल रीजनल फ्रेमवर्क्स। तो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका बिमस्टैक है उनमें से, फिर BBIN के बारे में हमने अभी देखा, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलर रिव्यू करना चाहिए, इनमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म लाना चाहिए, हमें इनको मॉडर्न नीड्स के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है करंट एक्सपेक्टेशंस जो है उनके साथ हमें अडॉप्ट करना चाहिए। समझ में आ गया? इंडिया को यहाँ पे रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए ताकि क्या क्या चीज़ें, प्रॉब्लम तो है, चाइना का इन्फ्लुएंस तो बढ़ रहा है, पर उसको काउंटर हम लोग एग्जैक्टली किस तरीके से कर सकते हैं वो अप्रोच बना के उस अप्रोच की तरफ हमें काम करना चाहिए। फिर एंगेजमेंट थ्रू RIC। तो RIC का मतलब है आपका रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये एक ट्राइलेटरल डायलॉग प्लेटफॉर्म था जिससे रशिया ने 1990s में शुरू किया था। ठीक है, तो गलवान वैली क्लैशेस हुए थे ना 2020 में, उसके बाद RIC जो है आपका इनएक्टिव हो गया। अब अगर चाइना और रशिया इसे रिवाइव करने में इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी ट्राई कर सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए एक एंगेजमेंट प्लस डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म दोनों बन सकता है। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रैटेजी जो इंडिया अप्रोच कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन। तो आपको पता ही है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ट्राइलेटरल मीटिंग हो गई है, इससे एक सिग्निफिकेंट हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में। तो हमें इस कंडीशन में एक प्रोएक्टिव, इंक्लूसिव और एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए और उसके तहत हमें काम करना चाहिए ताकि ये हमारे जितने भी रिलेशंस हैं हमारे आसपास के नेबरहुड में उसको सेफगार्ड करके रखे, साथ ही
चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। क्लियर है ये चीज़। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके प्री के लिए वो है ये डब्बा जो है एकदम ध्यान रखना। इसमें जो भी नाम दिए गए, जैसे ये पोर्ट कहाँ पे है, श्रीलंका में, किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है। सिमिलरली ये है एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, नेपाल में। तो इस तरीके से जितने भी नाम है, जितने भी प्रोजेक्ट्स के नेम यहाँ पे मेंशन है, वो किस कंट्री में है ये आपको पता होने चाहिए। ये यूपीएससी पूछता है। ठीक है। नाउ अब इस चीज़ पे क्वेश्चन एग्जैक्टली यूपीएससी किस तरीके से फ्रेम कर सकता है, हमें वो देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द चाइना लेड ट्राइलेटरल एंगेजमेंट्स इन साउथ एशिया सिग्निफाई स्ट्रैटेजिक recalibration in the region. Examine the implications of such trilateral arrangements on India's regional standing and its strategic interest. Clear है? 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। कोशिश करना खुद से करो। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से करना है ध्यान से देखो। पहली बात तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। ठीक है। इस पार्ट में इसने एक स्टेटमेंट दे दी है कि चाइना ऐसे ऐसे ट्राइलेटरल मीटिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है। अब आपको जब आप आंसर लिखोगे ना, आपको इस स्टेटमेंट को बताना है कि आपको पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आप कैसे पता करोगे? तो आपको जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है वो इसी से करना है, इसी स्टेटमेंट को मद्देनजर रख के करना है। तो मैंने यहाँ पे जो ये लिखा है, ये वही चीज़ लिखा है कि अभी रिसेंटली हुई थी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग, जिसका एम ये था इंडिया के लिए इस तरीके से ये साबित हो सकता है वगैरह वगैरह। ये आप रीड करना है। ये सेम इसी जो हमने मैगजीन पढ़ी है उसी में से उठाया हुआ है ये। क्लियर है ये चीज़। तो अब एग्जामिनर को ये पता है कि हाँ, इसको ये तो पता है कि ये बात सच है और ये अभी हुआ है रिसेंट में। ठीक है। अब इसने यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम नहीं मेंशन कर रखा था, बस ट्राइलेटरल एंगेजमेंट लिखा था। मैंने यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम भी मेंशन किया और एग्जाम में इसको आपको ऐसे हाईलाइट भी करके आना है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद अब मुझसे इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है, इंडिया के पे क्या प्रभाव पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये मैंने बता दिया। स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट, अंडरमाइनिंग इंडिया लेड रिफॉर्म, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वही है ये 5 पॉइंट। उन्हीं को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। बाकी मीनिंग वही है। इसके बाद अब हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं ना, और जब भी आंसर में कोई प्रॉब्लम लिख रही हूँ, ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स है, राइट, जो हो सकती हैं चाहे इस ट्राइलेटरल मीटिंग से। ठीक है। अब जब मैं इसका कंक्लूजन लिखूंगी ना, मुझे कंक्लूजन में इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखना होता है। ये है आंसर राइटिंग, इस तरीके से होती है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम लिख रहे हो तो कंक्लूजन में मेक श्योर उसका सॉल्यूशन दो, भले ही क्वेश्चन में पूछा हो ना पूछा हो। आओ कंक्लूजन पे। तो मैंने यहाँ तक तो हाँ ठीक है वही सब बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है कि इंडिया क्या कर सकता है, अपने अलाई स्ट्रेंथन कर सकता है क्वाड की तरह, इसी तरीके से अपने नेबरहुड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, एक टीम बना सकता है, वो डेडिकेटेड फंड बना सकता है, इस तरीके से जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो आपका इस तरीके से ही आ सकता है। तो आज हमने IR के ऊपर 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए जो कि चाइना रिलेटेड थे। तो फ्यूचर में चांसेस है कि इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब भी PYQ सॉल्व करोगे, इंडिया चाइना दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इजराइल US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब आपको इस ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, किसने इसको कंडक्ट किया है वो पता होना चाहिए, और किसके अगेंस्ट किया है। ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसको लॉन्च किया गया था इजराइल द्वारा। ठीक है। अब आप लोग ना न्यूज़ में काफ़ी टाइम से इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आप सुनते आ रहे हो। ठीक है। तो इसको ना समझते हैं स्टार्टिंग से हुआ क्या। तो इसको पूरा समझने से पहले आपको एक बॉडी के बारे में पता होना चाहिए जो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना, ये आपकी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। मतलब कोई भी जो कंट्री है वो न्यूक्लियर पावर का जो है इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए करे, बॉम्ब वगैरह ना बनाए, पीसफुल पर्पस के लिए काम करे। तो ये सारी चीज़ें ये बॉडी मॉनिटर करती है। और इसका एक अग्रीमेंट है 1974 अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट ये कहता है कि कोई भी कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अनपीसफुल पर्पस के लिए नहीं करेगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए करेंगे। समझ में आ गया। तो अब हुआ क्या, 2006 में पहली बार ये पता लगा IAEA को कि जो ईरान है ना वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर रहा है अनपीसफुल पर्पस के लिए, यानी कि बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। और इस चीज़ के लिए 35 कंट्रीज ने वोट भी किया था कि हाँ ईरान ऐसा कर रहा है, तो ईरान को गिल्टी पाया गया था। ठीक है। फिर आपका क्या हुआ है, 2025 में ना फिर से IAEA ने ईरान को न्यूक्लियर एग्रीमेंट तोड़ने का दोषी बताया है कि वापस से इसने न्यूक्लियर एग्रीमेंट तोड़ा है ईरान ने।
तो इस बार ये जो पूरा डिक्लेयर हो गया कि ईरान ने ये ब्रीच किया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, इसके बाद इजराइल ने कहा कि ठीक है, अब ईरान ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम डायरेक्टली तोड़ दिया है तो इसको हम लोग एक वो करेंगे और एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। समझ में आ गया? तो ईरान के न्यूक्लियर ये अग्रीमेंट तोड़ने के बाद इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है। इजराइल को लगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहा है, तो इस वजह से इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। समझ में आ गया? अब ये जो अटैक किया है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। समझ में आ गया? अब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल बेसेस वगैरह इनको टारगेट किया जहां वो यूरेनियम एनरिच कर रहा था न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह बनाने के लिए। यूरेनियम आपको मैंने पहले भी बताया, यूरेनियम एक तरीके का मिनरल है जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, फिर अटैक के बाद ईरान ने कुछ मिसाइल्स इजराइल पर फिर से फायर किए। इसको रोकने के लिए इजराइल ने अपनी नई टेक्नोलॉजी वाली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया जिसका नाम है यहाँ पे दिया हुआ है बारक मैगेन, यानी कि लाइटनिंग शील्ड। समझ में आ गया? ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है इजराइल ने इस्तेमाल किया। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस कंट्री ने किया, वो पता होना चाहिए, इसका जो ऑल्टरनेटिव नेम है, और लाइटनिंग शील्ड ये पता होना चाहिए क्या काम किया इसने, हवा में सारे मिसाइल्स को डिफ्यूज कर दिया, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी का ये ट्रेंड है एक तरीके से, जो भी चीज़ें करंट में होती है ना उसको वो स्टेटमेंट वाइज में पूछ ही लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके जवाब में, इसके रिटेलिएशन में ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब यहाँ पे देखो, ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। ये नाम पता रखना क्योंकि मैच द पेयर टाइप आ जाता है। सिमिलरली ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसने लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया। ये चीज़ ध्यान रखना। और इस ऑपरेशन के थ्रू ईरान ने डायरेक्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक्स वगैरह किए थे, स्पेशली इजराइल के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर। ठीक है, तो इसका पर्पस ये था पावर काउंटर रिस्पॉन्स देना, इजराइल को वार्निंग देना कि ईरान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो बेसिकली इस वजह से इसको लॉन्च किया गया। देन है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें एक्टिवली पार्ट लेता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और इसने भी लॉन्च किया आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्योंकि जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है ना वो इजराइल का सपोर्टर है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया था, और ये वो 3 एरियाज़ हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ने टारगेट किया था। आपको इनके नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये नाम दे देगा, पूछेगा ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है, तो किस कंट्री का है? ये ईरान का है। ये समझ में आ गया? ईरान का प्राइमरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी यहीं पे था, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद यूएसए ने क्या किया? GBU-57, ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, ये एक प्रिसीजन गाइडेड कन्वेंशनल बॉम्ब है जो 200 फीट अंडरग्राउंड तक जाकर ब्लास्ट कर सकता है। तो इसका यूज़ डीप न्यूक्लियर बंकर्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद इंडिया के रिस्पांस की बात करें तो इंडिया ने बोथ साइड इजराइल एंड ईरान से अपील की कि कोई भी एस्केलेटरी एक्शन ना लो, डिप्लोमेसी से इस चीज़ों को सुलझाओ। और इंडिया ने आपका जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया जहां इजराइल के मिलिट्री एक्शंस को कंडेम्ड किया गया था। ठीक है, तो ये एक नॉन अलाइनमेंट था, एक बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच था जहां इंडिया ने किसी एक साइड को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। क्लियर है ये चीज़? तो ये था इंडिया का रिस्पॉन्स। इसके बाद अब यहाँ जो आपने पढ़ा ऊपर, ये दोनों लाइटनिंग शील्ड, बारक मैगेन, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इजराइल की नेवी शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया? तो वही है, ये एक सिस्टम है आपका बारक MX मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका स्पेशल वर्जन है ये, और ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपका एयर थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि अगर ड्रोन्स की अगर बात करें तो ड्रोन्स जो कम एल्टीट्यूड पे आते हैं और डेंजरस पेलोड्स ले जा सकते हैं उनको, क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं जो लो हाइट पे घुसने की कोशिश करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं जो हाई स्पीड से आते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये ईरान, इजराइल, US ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? सबसे पहले राइज इन न्यूक्लियर टेंशंस। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया में ना एक रूल है जिसका नाम है आपका NPT, नॉन प्लॉरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इसी को NPT कहते हैं। ये जो रूल है ना, इस रूल का मतलब ये है, और ये सारी कंट्रीज़ पे लागू होता है कि कोई भी कंट्री नए न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगी। जिन्होंने पहले बना लिए, पर इस अग्रीमेंट के आने के बाद, NPT के आने के बाद ये रूल है कि कोई भी कंट्री आगे कोई भी जो नए न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है वो नहीं बनाएंगी, और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपका शांति के लिए होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया
जहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह बन रहे थे। इसके बाद ईरान भी गुस्सा हो गया, ईरान ने भी अटैक कर दिया। और ये जो आपका NPT है ना, ये आपका IAEA जो मैंने ऊपर आपको बताया था, इसी बॉडी ने लाया है NPT। और ये जो दुनिया भर में मॉनिटर करती है ना कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का गलत इस्तेमाल ना करे, उसी बॉडी ने ये निकाला था, ठीक है। अब NPT सब ने साइन किया हुआ है, सब हो गया। अब इस अटैक के बाद ना ईरान ने क्या बोल दिया कि अब हम IAEA के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, मतलब अब हम NPT के जितने भी रूल्स हैं ना वो छोड़ सकते हैं, तो अब हम ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये ईरान ने डायरेक्टली बोल दिया। अब इसका डर क्या है? इसका डर ये है कि अगर ईरान ने सच में कुछ ऐसा काम किया तो बाकी कंट्रीज भी ऐसा करने लगेंगे और दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था। फिर इसके बाद है थ्रेट टू ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा पहले इस मैप को देखते हैं। ये आपका है, हो गया ईरान। समझ में आ गया? अब ईरान के पास ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये जो जा रहा है पर्शियन गल्फ से होते हुए, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये रास्ता है। अब जितने भी ऑयल हो गए, आपके LNG हो गए, ये सारी चीज़ें इसी रास्ते से होते हुए जाती हैं, ठीक है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, यानी कि इस रास्ते को वो बंद कर देगा। अब ये अगर बंद हो गया तो यहाँ से क्या होगा? तेल और जो गैस का सप्लाई आता है वो कम हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के जो प्राइजेज हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही आपके शिपिंग चार्जेस वगैरह भी बढ़ जाएंगे। और इसका असर कहाँ पे होगा? इंडिया पे होगा, यूरोप में होगा, एशिया में होगा। सभी कंट्रीज़ को महंगाई का सामना करना पड़ेगा अगर ये रास्ता बंद कर दिया ईरान ने तो। समझ में आ गया? तो यही बात ये कह रहा है आपका, जो 35% ऑयल है वो यहीं से आता है, 20% LNG है वो इसी स्ट्रेट से आता है। तो अगर ये बंद हो जाता है तो फिर इतना नुकसान हमें होगा, ठीक है। इतनी महंगाई हमें देखनी पड़ेगी। फिर है डिसरप्शन ऑफ अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो दुनिया का जो इंटरनेट है ना वो मोस्टली समुद्र के नीचे केबल्स के थ्रू चलता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो केबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका EIG, यूरोप इंडिया गेटवे, फ्लैग फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब एट्सेट्रा। तो ये जो केबल्स है ना, ये इजराइल, ईरान और गल्फ के पास से गुजरती हैं, ठीक है। और अगर इस एरिया में अगर आपकी वॉर हो गई तो ये केबल्स डैमेज हो सकती है, जिससे आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉल्स, पेमेंट वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो हमें वॉर देखने को मिल रहा है, इससे क्या क्या होगा? एक बार शॉर्ट रिवीजन मेंस आंसर राइटिंग के लिए। पहला तो है न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हमें दिखने को मिल रहा है। NPT का उल्लंघन हो गया है, जिस वजह से अब सारी कंट्रीज जो है ईरान की देखा देखी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने लगेंगे। दूसरा है थ्रेट हमें देखने को मिलता है कि अगर ये हॉर्मूज वाला रास्ता बंद हो गया तो ऑयल हो गया, LNG हो गया, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी बाकी के कंट्रीज में। फिर इसके बाद हमारा इंटरनेट भी क्या कहते हैं, बहुत स्लो काम करेगा, इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, जिससे जितने भी इंटरनेट पे होने वाले काम है, यानी कि पूरी दुनिया ही स्लो हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, 2024 में 3 मेजर केबल्स वर डिस्टर्प्टेड इन द रेड सी एरिया में 3 मेजर केबल्स जो डिस्टर्प्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो है ये इशू देखने को मिल गया था अफ्रीका, गल्फ और साउथ एशिया में। समझ में आ गया? इंटरनेट रिलेटेड। तो ये बात है। फिर है हमारे पास पावर वैक्यूम। तो पावर वैक्यूम का मतलब ये होता है आपका, जैसे जब कोई पावरफुल कंट्री का लीडर जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है, तो उसके जाने के बाद उस जगह पे कोई क्लियर कंट्रोल या क्लियर अथॉरिटी जो है वो नहीं रहती है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पावर वैक्यूम, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग लीडर जो है नहीं है। तो अब हुआ क्या, अगर आपका ईरान वीक हो जाता है, ठीक है, जैसे वॉर, अटैक या सैंक्शंस की वजह से, तो उसका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो है कम हो जाएगा, स्पेशली आपके सीरिया, इराक और लेबनान वाले रीजन में, ठीक है। इन रीजन्स में ये जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे पहले ईरान का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ईरान इनमें अपने सपोर्टर्स या एलाइज के थ्रू इसको कंट्रोल में रखता था। समझ में आ गया? तो ईरान ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपके आते हैं ईरान के एलाइज, जैसे कि आपके लेबनान वाले एरिया से हो गए, इराक एरिया से हो गए, सीरिया एरिया से हो गए, ठीक है। तो इनके ज़रिए ईरान वेस्ट, स्पेशली US और इजराइल के अगेंस्ट प्रेशर बनाता था। समझ में आ गया? इन कंट्रीज़ की हेल्प से। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर ईरान आपका कमज़ोर हो गया तो सीरिया, इराक, लेबनान में ईरान की जगह लेने के लिए अलग अलग ग्रुप्स जो है वो लड़ सकते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, लोकल मिलिटेंट्स हो गए या फॉरेन पावर्स हो गए, उस खाली जगह को फिल करने की कोशिश करेंगे, और रिजल्ट ये रहेगा कि ये जगह न्यू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो बन सकती है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हुआ क्या, ईरान ने रूल तोड़ा, ईरान के रूल तोड़ने के बाद इजराइल ने उस पर अटैक किया, फिर ईरान ने वापस उस पर अटैक किया। इजराइल ने जिस ऑपरेशन के थ्रू अटैक किया उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ईरान ने जिसके थ्रू अटैक किया उसका नाम क्या था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस।
प्रॉमिस 3, ये चीज़ ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। देन क्यों हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। इसके बाद है इंप्लीकेशंस ऑन इंडिया। अब इजराइल और ईरान का अगर वॉर होता है तो इंडिया पे किस तरीके का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला है डिक्लाइन इन बायलेटरल ट्रेड। तो ईरान से ना हम लोगों ने जो ट्रेड किया था 2017 में कुछ $14 बिलियन का था, ठीक है। फिर 2024 तक आते आते ये आपका $1.4 बिलियन ही रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने क्या किया, यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे। तो यूएस के सैंक्शंस के चलते ईरान से हम लोगों ने तेल लेना बंद कर दिया था, इस वजह से हमारा जो ट्रेड है वो कम हो गया। देन इसराइल की बात करें तो 2022 में $11 बिलियन था, 2024 में सिर्फ $3.75 बिलियन ही रह गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल ईरान वॉर के चलते ना रीजनल टेंशन्स बढ़ गए थे और ट्रेड डिस्टर्ब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर आपका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो इंडिया के ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे रिलेशंस है, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इजराइल से इंडिया डिफेंस वेपन, सर्विलेंस, टेक, ड्रोन्स, मिसाइल वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, ठीक है। और ईरान से इंडिया सस्ता क्रूड ऑयल लेता है और ईरान हमारे लिए यूरेशिया तक पहुंचने का एक इंपॉर्टेंट रास्ता है, समझ में आ गया। तो इसी वजह से इंडिया को ऐसी सिचुएशन में बैलेंस बना के चलना पड़ता है ताकि इजराइल नाराज़ ना हो या ईरान नाराज़ ना हो, क्लियर है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया ने ईरान के जो ये प्रोजेक्ट है, छाबार पोर्ट हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वगैरह हो गया, इनमें आपके इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब वॉर के चलते आपके छाबार पोर्ट का काम स्लो हो गया है। ईरान के मिसाइल अटैक्स ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, जिसका यूज़ इंडिया करने वाला था IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट में, समझ में आ गया। मतलब इंडिया के लॉन्ग टर्म ट्रेड और कनेक्टिविटी प्लान्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। फिर आपका जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। तो अगर ईरान पूरी तरीके से आपका वीक पड़ जाता है तो वेस्ट एशिया में US का कंट्रोल बढ़ जाएगा। और पहले वेस्ट एशिया में मल्टीपोलर सिस्टम था, US था, ईरान था, सऊदी अरेबिया, टर्की, सबका इन्फ्लुएंस था। लेकिन अगर अब जो है सिर्फ US बचेगा तो नॉन वेस्टर्न कंट्री जैसे इंडिया के लिए स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल अब्रॉड्स। तो 28,000 इंडियंस इसराइल में हैं, 10,765 इंडियंस ईरान में हैं। वॉर के चलते इनकी लाइफ खतरे में आ सकती है, इसलिए इंडिया ने लॉन्च किया था आपका ऑपरेशन सिंधु, जिसका एम था कॉन्फ्लिक्ट जोन से इंडियंस को सेफली इवैक्यूएट करना। अब आपको इस ऑपरेशन का भी नाम पता होना चाहिए, किसने लॉन्च किया था, इंडिया ने लॉन्च किया था, समझ में आ गया। तो बेसिकली इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया का ट्रेड, डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन्स वगैरह सबकी सेफ्टी पर नेगेटिव असर पड़ रहा है और इंडिया को बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखानी पड़ रही है इन दोनों ही कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंसली बना के चलने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन एक प्रिपेयर किया है, उसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये है वो क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंज पोजेस्ड बाय द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट टू इंडिया स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग इन वेस्ट एशिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दोगे, मैं भी प्रोवाइड कर सकती थी, पर दिस इज लाइक योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दिया करूँगी होमवर्क क्वेश्चन, और मुझे एक चीज़ बताना कॉमेंट सेक्शन में, जैसे कि मेरा अप्रोच अब ये है कि मैंने जैसे आपको ये पढ़ा दिया ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जैक्टली किस तरीके से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, मैं वो करा दे रही हूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूँ, लाइक इतना सारा ना आपको पढ़ना पड़े, सिंपली नोट्स आप पढ़ लो मेरे, दैट इज इनफ, तो उस तरीके से अगर मैं करूँ तो मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा G7। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो इंडिया ने रिसेंटली आपका पार्टिसिपेट किया था एज एन आउटरीच कंट्री की तरह 51st G7 समिट में, जो कि आपका कनाडा में कनानास के रीजन में हुआ था। क्लियर है ये चीज़, ये नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको फर्दर आगे समझने से पहले हमें G7 के बारे में समझना होगा। तो G7 एक आपका इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? इनफॉर्मल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं आपके जहाँ पे जब कोई डिसीजन लिया जाता है ना, और जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, वो अगर उस डिसीजन को फॉलो नहीं भी करती है ना, तो उन पे कोई ऐसे पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, वो जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो उनको हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। तो G7 आपका एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। विथ टाइम इसमें मेंबर कभी ऐड हो गए, कभी हट गए, कभी कुछ हो गया। जैसे रशिया इसका मेंबर था 1998 से 2014 तक, तब तक इसको G8 कहा जाता था, ठीक है। अब रशिया के हटने के बाद ये G7 हो गया है। तो आज की डेट में इसमें 7 कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं इसकी, इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ये नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्री में ये पूछता है 101%, ठीक है।
नाउ तो 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस उस टाइम पे चल रही थी, जिसके चलते इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। अब यूजुअली जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो ऐसे, उसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर होता है कहीं ना कहीं पे सिचुएटेड, बट इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, बल्कि जो मेंबर्स कंट्रीज है ना, उन्हीं में इसकी मीटिंग होती रहती है रोटेट होके। समझ में आ गया? आज कनाडा में तो कल कहीं, फिर परसों कहीं, जो भी इनके मेंबर्स है ना, इन्हीं में आपस में रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो यही बात ये कहा गया है और ये एनुअली अपनी मीटिंग को जो है कंडक्ट करते रहते हैं। अब ये तो हो गई G7 के बारे में बातें। अब यहाँ पे चलते हैं और पहले मतलब समझते हैं आउटरीच कंट्री का। तो आउटरीच कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती हैं, जैसे मान लो क्वाड है। क्वाड के बारे में हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, हम सब मतलब 4 इसके मेंबर्स हैं। अब आउटरीच कंट्री ऐसी कंट्रीज हुई जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर नहीं है, जो G7 के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया है कि आप, हमारी मीटिंग हो रही है G7 की, वहाँ पे आओ, वहाँ पे आप डिस्कशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके कोई भी कंसर्निंग पॉइंट है वो रेस करो, लेकिन वो उस ग्रुप के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो वो आउटरीच कंट्री है, इंडिया ने एज अ पार्टिसिपेट किया था एज एन आउटरीच कंट्री। G7 का मेंबर ना होने के बावजूद इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गया था। कनाडा ने इंडिया को इन्वाइट किया था। क्लियर ये चीज़? जैसे क्वाड का एग्जाम्पल लिया मैंने। अब मान लो हम कल की डेट में किसी और कनाडा को हम इनवाइट करते हैं, तो कनाडा एज ए आउटरीच कंट्री की तरह पार्टिसिपेट करेगा। वो मेंबर नहीं है उसका, लेकिन एज डिस्कशन में पार्टिसिपेट वगैरह कर सकता है, लेकिन मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 51st समिट में इंडिया ने एज अ आउटरीच कंट्री की तरह शामिल हुआ था। इंडिया, कनाडा ने इनवाइट किया था इस वजह से। अब इस समिट के दौरान ना काफ़ी सारी चीज़ें हुई बहुत इंटरेस्टिंग। तो पहली चीज़ तो ये हुई, आपको पता है 2023 से हमारे और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब हो चुके थे 2023 में। तो इस दौरान, इस समिट के दौरान हमने अपने बिगड़े हुए रिलेशंस को सुधारा। तो किस तरीके से सुधारा हमने, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमने काम किया। सबसे पहले तो एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले तो अर्ली रिटर्न ऑफ हाई कमिश्नर्स। तो हुआ क्या था, जब हमारे बीच में टेंशन्स बढ़ गई थी ना, हाई कमिश्नर्स होते हैं एम्बेसडर्स जो होते हैं, जैसे इंडिया के एम्बेसडर कनाडा में प्लेस्ड होंगे, कनाडा के इंडिया में प्लेस्ड होंगे। तो जब टेंशन्स हमारे बीच में बढ़ गई तो हम लोगों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को अपनी कंट्री वापस बुला लिया। ठीक है, तो इन एम्बेसडर्स को वापस बोला गया कि वापस अपॉइंट किया जाएगा, तो ये अच्छी बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हमने अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट, इसके बारे में कुछ नेगोशिएशन किया। ये ट्रेड अग्रीमेंट है एक तरीके का, जिससे हम लोग क्या टैरिफ्स लगाए जाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं फ्यूचर में, स्मॉल ट्रेड की बात हो रही है, तो उस पर डिस्कशन हुआ। फिर इवेंचुअली अगर ये हमारा सक्सेसफुल होता है तो इससे फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी कर लेंगे। ये छोटा ट्रेड होता है और ये आपका बड़ा ट्रेड होता है, यानी कि छोटे अमाउंट में ट्रेड होगा तो EPT है, बड़े अमाउंट में ट्रेड होगा तो CEP है। ठीक है, तो अभी EPTA पे डिस्कशन हुआ और इवेंचुअली EPTA अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर हम लोग CEPA पे भी पहुँच जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो हो गई इंडिया के टर्म्स में जो अच्छी बातें हुई। अब वैसे मतलब ऊपर से अब इस जो समिट का आउटकम क्या निकल के आया, ये जो समिट हुआ इसमें किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ, तो सबसे पहले तो कनानास केस वाइल्ड फायर चार्टर। तो जो आपके जंगलों में आग वगैरह नहीं लग जाती है वाइल्ड फायर, तो उस चीज़ को बुझाने के लिए, उस चीज़ पे काम करने के लिए होल ऑफ सोसाइटी का अप्रोच अपनाया गया। होल ऑफ सोसाइटी का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर काम पे अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब गवर्नमेंट तो हो गई इन्वॉल्व, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके पास जो इंडिजीनियस नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके हम लोग इस वाइल्ड फायर को बुझाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान लिया गया। क्रिटिकल मिनरल आपको मैंने कई बार बताया है कि वो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, उनको बनाने में क्रिटिकल मिनरल का इस्तेमाल होता है। साथ ही आपके जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में बैटरीज वगैरह डलती हैं, आपकी EV बैटरीज जो होती हैं, उनमें आपका क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो अब क्रिटिकल मिनरल के लिए अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रही है और उस कंट्री के साथ टेंशन हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको ऊपर ईरान वाला पूरा सिनेरियो समझाया था कि ईरान ने बोला कि वो ये वाला एरिया जो है ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे जो सप्लाई है वो तो रुक जाएगी ना, राइट। तो इस चीज़ पे भी डिस्कशन हुआ कि कैसे हमको क्रिटिकल मिनरल्स को लेके उन अपनी सप्लाई चेन्स को और ज़्यादा वर्सेटाइल बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे एथिकल वे में उसका यूज़ करना है, इस चीज़ को लेके भी इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किए गए। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर किस समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था, इस तरीके से। तो इसलिए
आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने G7 के बारे में देख लिया, ये क्या समिट किस बारे में थी हमने ये देख लिया। इसके बाद चलते हैं कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ G7, यानी कि आज की डेट में G7 क्या रेलेवेंट है। तो सबसे पहले ग्लोबल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिस्पांस। तो G7 ने ग्लोबल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या कदम उठाए। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है तो वहाँ पे G7 ने कैसे हेल्प की। ठीक है, तो पहले तो यूक्रेन क्राइसिस की बात करते हैं। तो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो इस टाइम पे G7 ने क्या किया, रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, कि पनिशमेंट एक तरीके से कि आप ये नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा काम इन्होंने ये किया, रशिया के जो एसेट थे ना, जो भी पैसे वगैरह थे फॉरेन बैंक्स में, उनको इन्होंने फ्रीज कर लिया और फ्रीज करके जितने पैसे आए जो भी आए उससे यूक्रेन की फाइनेंशियली हेल्प की, क्योंकि यूक्रेन उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। समझ में आ गया। तो एक तो ये किया। दूसरा क्या किया, चाइना पॉलिसी। तो आपको पता है ताइवान जो है वो अपना एक अलग डेमोक्रेसी है। ठीक है, ताइवान अलग है, बट चाइना जो है ना कॉन्स्टेंटली इस पर प्रेशर बनाता रहता है कि वो चाइना का ही पार्ट है। तो इस चीज़ को G7 ने काफ़ी ज़्यादा कंडेम्ड किया कि आप ऐसे प्रेशर नहीं बना सकते। और दूसरा चीज़ इन्होंने ये किया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ लॉन्च की। अब इसका एम ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ है ना वहाँ पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके रोड्स में, पोर्ट्स में, हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। समझ में आ गया। जिससे ये जो चीज़ है ना आपका चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर बन सके। ठीक है, ऑल्टरनेटिव बन सके। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता है चाइना कितने अग्रेसिवली ये कर रहा है, हर कंट्री में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो कंट्री जो है उसमें चाइना का एक सॉफ्ट पावर बन जाए। ठीक है, इस वजह से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। दूसरा है आपका इन्फ्लुएंसेस एजेंडाज एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इन्होंने क्या किया, G7 ने जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज होती है ना वो अपना प्रॉफिट ना ऐसी कंट्रीज़ में ले जाती हैं जहाँ पे उनको टैक्स कम लगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स चोरी, कि एग्जैक्टली आप काम कहीं और कर रहे हो बट अपना प्रॉफिट लेके कहीं और जा रहे हो, किसी और गवर्नमेंट को आप टैक्स भर रहे हो। ठीक है, तो G7 ने क्या किया, OECD और G20 ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, इनको सपोर्ट किया जिससे हम लोग टैक्स की चोरी को बचा सकते, टैक्स को लेके फेयर रूल्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को सपोर्ट किया। दूसरा आपका मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी इन्होंने स्टेप लिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्या स्टेप लिया इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इस ग्रुप को 1989 में G7 द्वारा क्रिएट किया गया था। अब इसका काम ये था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा छुपा रहे हैं और जो टेररिज्म के लिए फंड वगैरह भेज रहे हैं, उनको रोकना, उन चीज़ों को। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर तीसरा है सस्टेनेबल एंड डिजिटल गवर्नेंस। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आज आपको पता है AI बहुत पावरफुल हो गया है, तो G7 चाहता है कि इसको सेफ, फेयर और एथिकल बनाया जाए। इसलिए G7 ने आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको और हिरोशिमा AI प्रोसेस इसको स्टार्ट किया। ठीक है, फिर दूसरा है आपका एंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ। साथ ही G7 ने आपका क्लाइमेट क्लब बनाए जहाँ पे कंट्रीज मिलके नेट ज़ीरो एमिशन जो है बाय 2050 तक का गोल जो है अचीव कर सके। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी और सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका एंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ मतलब आपका इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं। तो G7 इन कंट्रीज़ को इन्वाइट करता है ताकि उनकी भी बात सुनी जाए। इससे G7 अपने डिसीजन मेकिंग को इंक्लूसिव बनाता है, सबको शामिल करता है। ठीक है, फिर पांचवा है आपका एक्ट एज अ क्लब ऑफ डेमोक्रेसीज। तो G7 दुनिया के उन कंट्रीज का ग्रुप है जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। तो G7 का ऐसा मानना है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि लॉ का रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसीलिए ये चाइना और रशिया जैसे जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं उनको काउंटरवेट करने की कोशिश करता है। ये समझ में आ गया। तो ये है G7 का मेन अप्रोच। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद है हर्डल्स फॉर G7। अब G7 को भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो पहला है आपका डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक सेकेंड, हाँ, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो देखो जब 1980s में आपका G7 था ना, तो उस टाइम पे 1980s के टाइम पे G7 में जितनी कंट्रीज़ है ना उनका ग्लोबल GDP में 70% तक शेयर था। ठीक है, अब आज की डेट में ये जो शेयर है इससे 44% रह गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं जो एमर्ज कर रही हैं, जैसे चाइना और इंडिया है, फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। और मतलब अब इस पॉइंट के कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया
की इकोनॉमी अब सिर्फ G7 के आसपास नहीं घूमती है, एशिया और ग्लोबल साउथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गए हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कंसेंसस बेस्ड डिसीजन दैट ऑब्स्ट्रक्ट डिसाइसिव एक्शन। तो कंसेंसस बेस्ड मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वो मेथड होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी डिसीजन लेने के लिए वोटिंग नहीं करते हैं, बल्कि सारे मेंबर्स का अग्री होना ज़रूरी होता है। तो ये जो G7 है ना, ये भी कंसेंसस बेस्ड मेथड ही है जो इस्तेमाल करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो अगर कोई एक भी कंट्री अग्री नहीं करता है तो डिसीजन आपका वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे रखा है कि 51st जो G7 समिट अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें यूक्रेन वॉर पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि यूएस ने अपोज किया इस चीज़ का, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है और वीक है क्योंकि कंसेंसस बेस्ड मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर है लैक ऑफ लीगल अथॉरिटी। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी कोई लीगली बाइंडिंग या इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है 2025 का कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर जो है, ये भी बस अब एक वॉलेंट्री है, कंट्रीज चाहें तो फॉलो करें, कंट्रीज चाहें तो ना फॉलो करें, क्लियर है ये चीज़। फिर लास्ट है आपका अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी ग्लोबल साउथ। तो G7 में आपका इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये बड़े डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर्स इसके नहीं हैं, ना ही अफ्रीकन यूनियन जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इससे लगता है कि G7 सिर्फ अब वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही एक्सक्लूसिव क्लब बन गया है, पूरी दुनिया की आवाज़ उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। फिर आपका कंपटीशन फ्रॉम अल्टरनेटिव ब्लॉक्स। तो आज जैसे आपको पता है ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन रहे हैं। ब्रिक्स में आपके ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूसिवनेस है, स्पेशली ग्लोबल साउथ से, इसलिए G7 की ग्लोबल लीडरशिप अब रोल जो है उतनी नहीं अच्छी है जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो जो G7 पहले जैसे डोमिनेंट था ना, अब वैसे डोमिनेंट नहीं है, क्लियर है ये चीज़। तो ये थे कुछ हर्डल्स। इसके बाद इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एट G7। तो इंडिया का खुद का G7 को लेके क्या इंटरेस्ट है, क्या स्ट्रैटेजी है। तो पहला है स्ट्रैटेजिकली बैलेंसिंग द वेस्ट एंड द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया एक डिप्लोमेटिक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा है जो वेस्ट के डेवलप्ड कंट्रीज G7 और ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के बीच बैलेंस बनाए, ठीक है। G7 जैसे वेस्टर्न फोरम्स में हिस्सा लेके इंडिया ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स उठाता है, जिससे दोनों साइड्स के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको सुनी जा सके, उस पर सॉल्यूशन आ सके, ठीक है। दूसरा आपका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। तो G7 के साथ मिलकर इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट वगैरह का फ़ायदा मिलता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो आपका चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो ये इनिशिएटिव डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है जिसमें इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका डेमोक्रेसी एंड स्ट्रैटेजिक वेट। तो इंडिया एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गए हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वजह से G7 जैसे फोरम्स में इंडिया की वॉइस जो है इन्फ्लुएंशियल हो गई है। इंडिया की डेमोक्रेटिक इमेज और ग्रोइंग इकोनॉमी उसे ग्लोबल डायलॉग्स में स्ट्रैटेजिक वेट देती हैं, ठीक है। फिर है प्लेटफॉर्म फॉर बायलेटरल टॉक्स। तो G7 सिर्फ मल्टीलेटरल मीटिंग नहीं होती, ये एक परफेक्ट स्टेज होता है 1-on-1 बायलेटरल टॉक्स के लिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है कि इंडियन PM जो है कनेडियन PM से मुलाकात करते हैं G7 के दौरान, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो भी ख़राब हो गए थे हमारे रिलेशंस वो सुधरने की कोशिश जो है हो रही है, ठीक है। तो ये है इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू G7 को लेके, और इस वजह से इंडिया ने इस G7 की मीटिंग में इस बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि आज के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में G7 कंट्रीज़ को चाहिए कि वो ज़्यादा इंक्लूसिव बने, मतलब सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से ही नहीं सोचें, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव, उनके इश्यूज़, उनके कंसर्न्स पे भी अपना एजेंडा रखे, अपने एजेंडा में शामिल करें उन चीज़ों को भी। तो बस यही है आपका। इसके बाद मैंने ये छोटा सा नोट प्रिपेयर किया ताकि हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लें। तो G7 क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 7 मेंबर्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो सबसे पहले इसको 1975 में बनाया गया था और जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो ये वो 6 कंट्रीज़ थी जो इसके मेंबर्स थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA। फिर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया तो ये G7 बन गया। फिर 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया तो G8 बन गया। फिर 2014 में रशिया ने जब विड्रॉ कर ली अपनी मेंबरशिप तो ये वापस से G7 बन गया। क्लियर है ये चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्री के पर्पज से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। डिसीजंस जो है बाइंडिंग नहीं होते क्योंकि एक इनफॉर्मल ग्रुप है ये। इसके बाद कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है, वोटिंग नहीं की जाती है, सबको अग्री होना चाहिए। एनुअल सबमिट होती है और ये रोटेशन में होती है। आज जैसे इस कंट्री में नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें, 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 इस तरीके से रोटेट होता रहता है इन्हीं 7 कंट्रीज़ के बीच, ठीक है। फिर इसके बाद 5th
51st G7 समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इस समिट में इंडिया ने एक आउटरीच कंट्री की तरह पार्टिसिपेट किया था। आउटरीच कंट्री क्या होती है? जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपने POV सब कुछ रख सकती है उस मीटिंग के दौरान, हालांकि वो उस ग्रुप के मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इससे आउटकम क्या निकला? वाइल्ड लाइफ चार्टर पे बात हुई, AI से रिलेटेड कुछ नए लॉज पे बात हुई, फिर इसके बाद इंडिया और कनाडा के जो टाइज थे उसको रिवाइव किया गया, EPTA CEPA पे बात हुई, ट्रेड वगैरह को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए। चाइना ने जो भी ताइवान को लेके जो प्रेशर बना रहा है उस चीज़ को कंडेम्ड कर रहा है ये G7। इसके बाद कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस टू G7, आज की डेट में G7 कैसे रेलेवेंट है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें कैसे रशिया पे सैंक्शन लगाए, यूक्रेन को सपोर्ट किया, किस तरीके से चाइना को कंडेम्ड किया, और चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए किस तरीके से हम लोग दूसरा इनिशिएटिव लेके आए, तो ये इसमें हमने कवर किया। फिर इन्फ्लुएंसेस एजेंडा एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, टेरर फंड्स हो गए, उन चीज़ों को लेके किस तरीके से इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। फिर सस्टेनेबल एंड डिजिटल गवर्नेंस की तरफ काम किया, एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स है उनको G7 समिट में रखा जाए, इसलिए इंडिया को पार्टिसिपेट करने को बोला। फिर एक्ट एज अ क्लब ऑफ डेमोक्रेसी, ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर समझा दिए। फिर इनके सामने दिक्कतें क्या क्या है, तो पहला है डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो पहले G7 में जितनी कंट्रीज थी ना उनका टोटल ग्लोबल GDP में शेयर 70% था, जो कि अब 44% रह गया, क्योंकि चाइना और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, वर्ल्ड लार्जेस्ट GDP वगैरह में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिर आपका कंसेंसस बेस्ड मेथड है, जो कि इनके जो फंक्शन ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं उसमें कोई एक डिसएग्री कर जाता है तो ये उतने इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर लीगल अथॉरिटी नहीं है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है, तो कोई जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर। फिर इसके बाद अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ का एरिया है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सिर्फ एक वेस्ट के ही कंट्रीज हैं जो इस ग्रुप को चला रहे हैं। कॉम्पिटिशन फ्रॉम अल्टरनेटिव ब्लॉक्स, और जो आपके और अल्टरनेटिव फोरम्स आ रहे हैं वो इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव है। तो ये कुछ हर्डल्स हमें देखने को मिले, इनसे रिलेटेड आपको मेंस में लिखना आना चाहिए, क्योंकि मेंस में आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया हो अच्छे से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स। तो रिसेंटली आपका इंडिया ने ना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में समझेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की डिमांड की है एक हाई लेवल मिनी मिनिस्टीरियल मीटिंग में, जो कि आपकी पेरिस में हुई थी। और ये जो मीटिंग है ना ये 2026 में होने वाली 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपकी कैमरून में होगी 2026 में, इससे पहले की प्रेपरेशन थी। तो ये मिनी मीटिंग थी, तो वहाँ पे इंडिया ने इस WTO में रिफॉर्म्स की डिमांड रखी है। अब क्या डिमांड रखी है, क्यों डिमांड रखी है, और WTO एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं WTO के बारे में। तो इसको आपका स्टैब्लिश किया गया था 1995 में माराकेश अग्रीमेंट के थ्रू। ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये आपसे प्री में पूछा जाता है कि किस अग्रीमेंट से इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ इससे पहले ना एक बॉडी एग्जिस्ट किया करती थी जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब ये बॉडी जो थी ना ये भी वही काम करती थी जो आपका WTO करता है। WTO करता क्या है काम, अभी ऊपर से समझते हैं। तो जितना भी हम लोग ट्रेड करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो उनको उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स बनाना, कुछ कैसे होगा क्या होगा, ये सब कुछ आपका WTO तय करता है, ठीक है। इसके अलावा भी काम करता है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी, बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए ना क्या काम करता है WTO। तो WTO से पहले एग्जिस्ट किया करती थी ये वाली बॉडी आपकी, ठीक है। लेकिन इस बॉडी में दिक्कत ये थी, जैसे WTO क्या करता है, आप कुछ भी गुड्स या सर्विसेज, दोनों चीज़ें WTO में कवर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड चीज़ें डील करता था, यानी कि कोई सामान अगर मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही हूँ उसको लेकर ही रूल्स बनाता था, सर्विसेज को लेके नहीं, ठीक है। फिर इस बॉडी को रिप्लेस कर दिया हमने WTO से, ठीक है। नाउ 1986 से लेकर 1994 तक ये डिस्कशन चला आपका कि कैसे बनाया जाए इसका, मतलब इस बॉडी का स्कोप या तो बढ़ा दो या तो कोई और बॉडी स्टैब्लिश कर दो जिसका स्कोप और ज़्यादा वाइड होना चाहिए। समझ में आ गया? तो वही हुआ। फिर इसी राउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी में जो भी डिस्कशन हुआ ना इसी को उरुग्वे राउंड कहते हैं। ये नाम आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और इसी राउंड के बाद फिर WTO को क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो ये जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ गुड्स के ट्रेड तक लिमिटेड था ये, कि सिर्फ गुड्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हों। लेकिन WTO में आपके सर्विसेज हैं, सर्विसेज जैसे कि टूरिज्म हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी WTO कवर करता है। क्लियर ये चीज़? अब फंक्शंस देखते हैं इसके काम क्या है। तो एडमिनिस्टर करता है ट्रेड अग्रीमेंट्स को,
तो कंट्रीज़ के भी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करता है WTO। फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, यानी कि नए ट्रेड रूल्स के लिए बातचीत करवाना, कंट्रीज़ मिलकर नए रूल्स बनाती हैं, वो WTO के अंडर होता है। फिर आपका सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, तो ट्रेड को लेके कोई किसी दो कंट्री के बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको भी जो है आपका WTO ही सॉल्व कराता है। फिर है आपका रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, तो जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या ट्रेड पॉलिसीज़ है उसको रिव्यू करता है, कुछ अनफेयर पॉलिसी तो नहीं है। फिर है आपका बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करता है, ट्रेनिंग देता है ताकि वो ट्रेड वगैरह में भी स्ट्रांग हो सके। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, मेंबर्स एंड हेडक्वार्टर्स किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो 166 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जो कि ऑलमोस्ट 98% जितनी कंट्रीज़ हैं उसका 98% जो है इसी के हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया के 98% ट्रेड का जो हिस्सा है वो WTO का है। इंडिया मेंबर है 1995 से ही। डिसीजन मेकिंग जो है वही कंसेंसस बेस्ड होता है। कंसेंसस बेस्ड आई डोंट थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को, जब सारी कंट्रीज अग्री हो जाती हैं तब जाके उस डिसीजन को आगे लिया जाता है। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस की, तो WTO की सबसे ऊपर की जो मीटिंग होती है जहाँ सभी कंट्रीज़ के ट्रेड मिनिस्टर्स मिलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो कि हर 2 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ आपके मेजर डिसीजन जो है लिए जाते हैं यहीं पे। ठीक है, नाउ WTO का ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कह लो, सेक्रेटेरिएट कह लो, ऑफिस कह लो, कहाँ पे है, जिनीवा में। जिनीवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है ये चीज़। तो ये आपको WTO के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको समझाई, ये सारा का सारा आपके प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्क माय वर्ड्स, भूलना मत। ठीक है, नाउ इसके बाद बात करते हैं की अग्रीमेंट्स ऑफ WTO। तो WTO के अंदर आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स होते हैं जो दुनिया के ट्रेड सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं अम्ब्रेला, यानी कि किसके अंडर कवर होता है, किस अग्रीमेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें की जाती हैं, अबाउट किस बारे में है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उनसे जुड़ी हुई है तो गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये किस अग्रीमेंट के थ्रू इनका जो ट्रेड है वो हो सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, किस चीज़ के ऊपर है ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें ये कवर करता है इस अग्रीमेंट के अंदर। इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स अगर हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें अगर कवर करता है तो वो यहाँ लिखी हुई हैं। ये एक बार आप लोग रीड कर देना, दैट इज़ मोर देन इनफ। ना ये प्री में आएगा ये क्वेश्चन आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा तो ये अग्रीमेंट रिलेटेड आएगा, तो इतना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, इसके बाद आ जाओ मेन मुद्दे पे, जो कि है की रिफॉर्म्स डिमांडेड बाय इंडिया। अब इंडिया ने WTO में क्या एग्जैक्टली रिफॉर्म्स की डिमांड की है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले इंडिया 3 pronged रिफॉर्म एजेंडा, यानी कि 3 बहुत बड़ी मांगे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है नॉन टैरिफ बैरियर। तो इसको समझो, क्या होता है, जब मैंने यहाँ से सामान भेजा सपोज USA में, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ, चीज़ें USA के मार्केट में जा रही हैं, तो USA क्या कर सकता है, मेरा जो सामान, इंडियन सामान अगर USA की मार्केट में बिकेगा तो USA कुछ टैक्स लगा सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ का मतलब हो गया कुछ आपने टैक्स लगा दिया अपनी कंट्री में सामान को इंपोर्ट करने से पहले, दैट इज़ फाइन। ठीक है, हर कंट्री टैक्स लगाती है। इंडिया में भी अगर हम लोग USA से सामान मंगवा रहे हैं, चाइना से सामान मंगवा रहे हैं, तो हम उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं और इसी वजह से उनका सामान इंडिया में थोड़ा महंगा बिकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब नॉन टैरिफ बैरियर ऐसे होते हैं, कई बार कंट्रीज़ क्या कर सकती है, आप टैक्स भी एक लिमिट तक लगा सकते हो, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगा सकते आप टैक्स। ठीक है, वो भी WTO के रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स लगाना। तो कई बार जब कंट्रीज़ नहीं चाहती हैं, जैसे हम लोग नहीं चाहते कि इंडिया में चाइना का सामान बिके, ठीक है, सिमिलरली USA नहीं चाहता कि इंडिया का सामान US की मार्केट में बिके, तो ये क्या करती हैं ऐसी कंट्रीज़, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती है, क्योंकि टैरिफ टैक्स तो बढ़ा नहीं सकती। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, ये लोग बोल देते हैं कि ठीक है, हम आपका सामान तो यहाँ पे आने देंगे, लेकिन जैसे लाइसेंस, आपके पास ये लाइसेंस होनी चाहिए US के मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए, तो वो लाइसेंस बनाओ। और चलो आपके पास वो लाइसेंस भी है, तो फिर क्या कर देते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आपको हमारे अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो इस क्वालिटी को मैच करना चाहिए आपका प्रोडक्ट। साथ ही कुछ प्रोसीजर, कुछ पेपर वर्क रख देंगे कि आपको इस अथॉरिटी से ये पेपर्स बनवाने पड़ेंगे, तब जाके आप USA की मार्केट को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये आपके हो गए कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो आप क्योंकि टैक्स नहीं लगा सकते उन सामान पे और ज़्यादा, और सामान आप चाहते नहीं हो आपकी कंट्री में बिके, तो यूजुअली कंट्री नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल करती है। तो इंडिया ये चाहता है
कि WTO ये जो NTB है आपके नॉन टेरिफ बैरियर, इनके खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाए ताकि मार्केट को एक्सेस करना ईजी हो, ट्रू हो सबके लिए और फेयर हो। ठीक है। दूसरा है आपका एड्रेसिंग डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय नॉन मार्केट इकोनॉमीज। तो जो कुछ कंट्रीज है जैसे कि चाइना है आपका, वो जो उनकी कंपनीज है ना उनको स्टेट सपोर्ट देता है। स्टेट सपोर्ट यानी कि चीप लोन दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देगा या डायरेक्ट सब्सिडी दे देगा, जिससे उनकी कंपनी को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। तो WTO के जो करंट रूल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन डिस्टॉर्शंस को हैंडल कर सके। तो इंडिया ये चाहता है कि WTO में ऐसे रिफॉर्म्स हो जिससे फेयर कॉम्पिटिशन हो और स्टेट सपोर्ट जो है वो अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज ना हो। गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्टेट सपोर्ट करे कंपनीज को, लेकिन कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। ठीक है। तो ये है। इसके बाद है रिवाइविंग द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो जजमेंट देता है, उसकी जो वो 2016 से ही बंद है क्योंकि USA ने नए जजेस अपॉइंट करने से मना कर दिया था। ठीक है। तो इससे WTO का जो लीगल सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो गया है, कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आ रही है। और इंडिया ये चाहता है कि एक एपेलेट बॉडी वापस रिस्टोर हो ताकि मेंबर्स अपने डिस्प्यूट्स लीगली रिजॉल्व कर सके। ठीक है। इंडिया जो है आपका मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट, इसके लिए थोड़ा स्केप्टिकल है। ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है लेकिन इंडिया इसको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो ये है। तो ये 3 डिमांड्स थे जो मेन जो इंडिया के थे। इसके बाद है अदर की प्रायोरिटीज। इनके अलावा भी कुछ डिमांड्स हैं जैसे कि आपका पहला है JSI जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स और प्लूरीलेटरल्स, यानी कि JSI में कुछ कंट्रीज मिलकर एक स्पेसिफिक इश्यूज पर डील करती हैं बिना सभी WTO मेंबर्स को शामिल किए। ठीक है। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम बन गया है ना, ये सभी कंट्रीज को ना फ्रेगमेंट कर दे रहा है, यानी कि तोड़ दे रहा है। जो कंट्रीज JSI में नहीं है उनके लिए अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि उनको भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही है बात, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपका बता भी रखा है कि जैसे इंडिया ने चाइना लेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट टॉक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। समझ में आ गया। तो ये अब पता ही नहीं होगा हमको कि उसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये एक इसकी बात हो रखी है। फिर आपका परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर पब्लिक फूड ग्रेन स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स। तो अब ये क्या है, तो इंडिया जैसे कंट्रीज फूड सिक्योरिटी के लिए ग्रेन्स का स्टॉक रखते हैं और उस पर सब्सिडी देते हैं। तो WTO के रूल्स सब्सिडी लिमिट रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो 2013 में क्या हुआ था, एक पीस क्लॉज दिया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज को टेम्परेरीली सब्सिडी देने की छूट मिलेगी और उन पे केस नहीं चलेगा। ठीक है। अब इंडिया ये चाहता है कि इस इशू का परमानेंट सॉल्यूशन हो ताकि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में डिस्टर्बेंस ना हो और सब्सिडी हम लोग दे सके। फिर आपका कंसर्न्स ऑफ ओवर फिशरिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग। तो WTO ने 2022 में फिशरी सब्सिडी अग्रीमेंट बनाया, पर अब तक 2/3 मेंबर्स ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इंडिया इस अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। इंडिया के कंसर्न्स ये हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को 25 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड मिलना चाहिए अंडर SDT स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डेवलप कंट्रीज जो इंडस्ट्रियल फिशिंग करते हैं और ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं उन्हें ज़्यादा ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। साथ ही आपके प्रिंसिपल्स जो इंडिया सपोर्ट करता है वो है एक तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और दूसरा है आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, SDT स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन मिलता है WTO अग्रीमेंट्स में, जैसे कि ज़्यादा समय इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी की छूट मिल जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाएगा। तो WTO में कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलपिंग बोल सकती है, डिक्लेयर कर सकती है और SDT का बेनिफिट जो है ये ले सकती है। क्लियर है ये चीज़। तो ये है बात। इसके बाद आ जाओ कुछ अदर कंटेंशियस इश्यूज एट WTO। तो अभी भी WTO में कुछ मैटर्स हैं जो अनरिजॉल्व्ड है, जैसे कि पहला है नो ऑब्जेक्शन मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस, यानी कि WTO में कंट्रीज अपने आप को डेवलपिंग या डेवलप्ड डिक्लेयर करती है लेकिन इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आप किस बेसिस पे अपने आप को डेवलपिंग या डेवलप्ड डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है। तो USA का ऑब्जेक्शन ये है कि चाइना जैसे बड़ी इकोनॉमीज भी खुद को डेवलपिंग बोलकर जो SDT है उनका फ़ायदा उठाती हैं। USA चाहता है कि रियल डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही SDT मिले। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एमर्जिंग इश्यूज़ है जैसे कि रेगुलेटरी शिफ्ट्स है, तो कार्बन एमिशन को लेके है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट पैटर्न्स हैं, जैसे अभी US चाइना हमें देखने को मिला था वॉर, USA ने हाई टैरिफ लगा दिया, उसके रिटेलिएशन में चाइना ने लगा दिया। तो इस तरीके की कंडीशन जो आती है। फिर न्यूअर कॉन्सेप्ट जैसे जैसे AI आ रहा है, डेटा प्राइवेसी, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज, ये सारी दिक्कतें हैं जो हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इन पर भी हमें तुरंत काम करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद अब इसका आगे क्या सॉल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड है।
पहला, इंश्योरिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। डेवलपिंग कंट्री को आप प्रॉपर मौका दो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो सके। उनकी जो कोर प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएं। फिर है स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम फॉर एनटीबीज, तो जो आपकी कंट्रीज टैरिफ्स को नहीं बढ़ाती हैं पर इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, कस्टम डिलेज जो एनटीबी हैं इनका मिसयूज़ करती हैं। डब्ल्यूटीओ एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए जिसमें कंट्रीज अपने एनटीबी को डिक्लेयर करे कि ये रूल्स हैं, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो कंट्री फॉलो करेगी वही हमारे देश में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन आप उस टाइम पे जब इंपोर्ट का प्रोसेस चल रहा है तब आप अपने 50 बहाने नहीं बना सकते कि ये लाइसेंस लेके आओ, वो लाइसेंस लेके आओ। इस तरीके से एक ही बार सब डिक्लेयर कर दो। फिर है डेवलप क्लियर रूल्स टू प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन। एक ना जैसे जेएसआई मैंने आपको बताया, ठीक है, वैसी कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। तो एक क्लियर रूल्स बना दो, एक क्लियर सिस्टम डिफाइन कर दो जिससे ये चीज़ें ना कॉज हो, फ्रेगमेंटेशन ना हो। फिर एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव इंटरिम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मॉडल्स। तो जो एपेलेट बॉडी 2016 से ब्लॉक है, जिस वजह से डब्ल्यूटीओ कोई लीगल काम नहीं कर पा रही है, कोई जजमेंट का काम नहीं कर पा रही है, तो हमें उस बॉडी को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और जब तक वो बॉडी वापस नहीं आती तब तक एक ऑल्टरनेटिव इंटरिम मैकेनिज्म डेवलप करना होगा जिसमें मेंबर्स अपने डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ें हों, ठीक है। फिर उसके बाद है एड्रेस्ड ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो जो भी कंट्रीज़ हैं जो ये अनसेड बेनिफिट्स देती हैं अपनी कंपनीज़ को, वो उनका अनफेयर एडवांटेज लेती हैं वो कंपनीज़, तो उसके खिलाफ कोई एक ट्रांसपेरेंट रूल हमें बनाना चाहिए। फिर इसके बाद है गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो आपको एक प्रिंसिपल, एक कोर प्रिंसिपल सेट करना चाहिए जिस कोर प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारी जो कंट्रीज़ हैं वो काम करे। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक प्रिंसिपल है जिसे पेरिस क्लाइमेट एक्सचेंज में यूज़ किया गया था, जिसमें कहा गया था उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ भी यही प्रिंसिपल अडॉप्ट करे जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ज़्यादा अनजस्ट ट्रेड ऑब्लिगेशंस ना डाले जाएं। समझ में आ गया? तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है इसका कि डब्ल्यूटीओ आपका एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेड के रूल्स, उनके डिस्प्यूट वगैरह को रेगुलेट करता है ताकि सभी कंट्रीज़ को बराबर मौका मिले। लेकिन आज के टाइम में डब्ल्यूटीओ की इफेक्टिवनेस उतनी रह नहीं गई है, बहुत कम हो गई है, क्योंकि कंट्रीज आपस में नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रही हैं, उनको मिसयूज़ कर रही है, कुछ स्टैंडर्ड्स का अनफेयर एडवांटेजेस दे रही है। तो डब्ल्यूटीओ को ज़रूरत है कि इन सारी ही चीज़ों पे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ काम करें। समझ में आ गया? तो ये था इसका कंक्लूजन। नाउ आज के लिए इतना ही रखते हैं ये टॉपिक। आई होप आपको ये पूरा जो सिनेरियो है सब कुछ समझ में आया हो डब्ल्यूटीओ को लेके। डब्ल्यूटीओ को लेके आपको ना ये एक तो पता होना चाहिए प्री के पर्पज से। इस वजह से मैंने कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये एकदम परफेक्ट टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करना है काफी अच्छे से। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ना कि इंडिया ने क्या रिफॉर्म्स डिमांड किए, ये आपको पता होने चाहिए काफी अच्छे से, ठीक है। तो इसको कर लेना एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कॉमेंट्स। एंड कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो। इसके अलावा 2 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, बट डोंट वरी, उनको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इकोनॉमी वाली, इकोनॉमी सेक्शन कवर करेंगे, उसमें मैं पहले उन्हीं दोनों को कवर कराऊंगी, ठीक है। आईआर के जो 2 टॉपिक रह गए हैं हमारे पास। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। कोई कॉमेंट है, कोई डाउट है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।